Hello students, welcome to Career Path Tuition classes. Now we have to study our next topic. प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा आई होप सो आपको समझ गया होगा, जिसमें SN2 एंड SN मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म हमने पढ़ा था और कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस भी देखी थी। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। आपको पता ही है मैं अपने प्रीवियस क्लासेस का रिकैप ज़रूर देती हूँ। तो उसमें हमने जो 9 नंबर वाला वीडियो बना था हमारा, उसमें मैंने सब्सटीट्यूशन बताया था, उसमें SN2 मैकेनिज्म बताया था। आई होप सो आपको SN2 मैकेनिज्म अभी समझ गया होगा। इसमें सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिकुलर रिएक्शन था। बायमॉलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम साथ साथ में बाइंड अप हो रहे थे। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम बाइंड अप हो रहे थे साथ साथ में, इसलिए इसको SN2 एंड SN1 दोनों मैकेनिज्म कहा गया था। ठीक है, तो जैसे ये SN1 मैकेनिज्म का पड़ा हुआ है मेरे पास अभी फिलहाल। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म जो है, इसमें टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का रिएक्शन था। आपके टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल प्रिपेयर हुआ था और इसमें हमारे एक रिएक्टेंट मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो निकला था और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था। ठीक है, इसमें हमने दो तरीके के रिएक्शन स्टेप 1 पढ़ी थी। स्टेप 1 में हमने देखा था कि ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बना था, जिसमें C+ चार्ज बना था, और यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बना था। सिमिलरली हमने SN2 मैकेनिज्म भी देखा था। तो SN2 मैकेनिज्म में हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि SN2 का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो बायमॉलिकुलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बायमॉलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। ये भी मैं आपको शो ऑफ करा देती हूँ, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस, जो भूल गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। बायमॉलिकुलर रिएक्शन थी, इसमें हमारी मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन थी, एक्वस के OH के साथ मिथिल अल्कोहल बन रहा था। तो इसका मैं फिर से रिकैप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आगे हमारा काम है इसमें। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने देखा कि यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड और वहाँ पे भी हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड मतलब SN2 और SN1 में हमारे दोनों अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट हो रहे थे। अब अल्किल हैलाइड्स इजीली रिएक्शंस देते हैं, क्यों देते हैं वो कंपैरिजन में मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SN2 और SN1 का स्मॉल रिकैप। जिनको भी डाउट्स हैं वो प्रीवियस वीडियोस एक्सप्लेन कर देते। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर अप हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, ये अल्केन्स का पार्ट था, मतलब हमारा अल्किल हैलाइड का पार्ट था। नाउ वी हैव टू स्टडी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स। एरीन्स का मतलब होता है रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, दिस इज अ रिंग कंपाउंड्स। तो एरीन्स का मतलब होगा आपका रिंग कंपाउंड। तो रिंग कंपाउंड में क्या प्रॉब्लम्स होती है? ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए अपने हेलो एरीन्स में मतलब बेंजीन रिंग कंपाउंड्स में या रिलेटेड कंपाउंड्स में क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें जज करना है। तो आपको पता ही है कि रिंग कंपाउंड्स में हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस आपको पता है, रेजोनेंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंटिन्यूएशन डिलोकलाइज होते हैं। ठीक है, डिलोकलाइज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, मैं आपको बताती कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत से मिस्टेक्स होती है। तो उसको मैं सिंपल फंडा बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। उससे पहले मैं आपको बेसिकली ये समझा के देती हूँ कि रेजोनेंस का मतलब होता है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, स्टेबल होना है, इसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करेगा। ठीक है, पूरे रिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होंगे और इसको कहा जाता है इसका रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्यों होता है? ताकि अगर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो वह डबल बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाए। तो हेलो एरीन्स लो रिएक्टिविटी दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये लो रिएक्टिव है। वाइट विल बी लो रिएक्टिव, तो इसके चार रीजन है। एक तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस किस तरीके से है? एक तो ये कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन है। ठीक है, हमारा जो कार्बन होता है अल्किल हैलाइड्स का, उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर ये वाला जो कार्बन है हमारा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देन इसमें स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी किस तरीके से वो देखना है हमें, और रिपल्शन किस तरीके से शो अप होता है वो भी जज करना है। ठीक है, तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन बना देती हूँ। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने कैसे है तो उसमें देखिए, तो पहले तो आप 5 बेंजीन रिंग नॉर्मली बना लीजिए। ठीक है, जिनको भी बेसिक फंडा है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है कि रेजोनेंस बनाने कैसे, तो उनको मैं शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको बनाने। ठीक है, पहले तो आप इसके 5 रेजोनेंस बना दीजिए। ठीक है, सिंपल 5 रेजोनेंस, इसके पेट के अंदर की गड़बड़ी मत बना लेना, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। ये रहे आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नॉर्मल पहला है आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन। अब मैंने जो क्लोरोबेंजीन बनाया है, तो क्लोरोबेंजीन में मुझे पता है कि क्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2,8,7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको शो ऑफ कर रहे हैं, तो शो ऑफ करने के लिए वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे दिखाएगा। ये हो गए हमारे टोटल कितने हो गए यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, और एक जो रहेगा, ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6, और एक जो रहेगा वो यहाँ पे आपको बताइए कि कार्बन जो रहता बेंजीन रिंग के हर फॉर्म में है। ठीक है, हर पार्ट पे कार्बन है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से बना, मैं यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ कि
ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस कार्बन एंड आल्सो दिस कार्बन। अब ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है। अब कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड बनने के साथ साथ यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड हमारे बेंजीन रिंग में पाया जाता है। अब डबल बॉन्ड जब रहेगा, अब मैंने जैसे कहा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर ये स्टेबलाइज नहीं हुआ है, या जैसे इसको रेजोनेंस बनाना है मतलब उसको अपने स्टेबलाइज करना है स्ट्रक्चर, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है इस पोजीशन पे। अब जैसे क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ डोनेट कर दिए, ठीक है, तो क्लोरीन ने डोनेट कर दिए मतलब क्लोरीन ने दिए हैं, मतलब उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव, ठीक है। और कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। ये समझ रहा है, जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, जो लेगा वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। जैसे Na+, हमेशा याद रखिए, सोडियम देता है इसलिए प्लस, क्लोरीन लेता है इसलिए माइनस। पर यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारा जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। पर आपको दिख ही रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर यहाँ पे डोनेट किए तो ये कार्बन पे और एक बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए यहाँ का जो बॉन्ड है वो वहाँ का ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब वहाँ का बॉन्ड निकल जाएगा। मैं यहाँ पे पहले बना देती हूँ क्लोरीन का डबल बॉन्ड। क्यों क्लोरीन ने डबल बॉन्ड बनाया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अगर कार्बन और जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है तो वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, पर ये इसको कहा जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। ये पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब होता है ये पूरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। पर यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो कार्बन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया इस कार्बन के पास, उस वजह से यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया और आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, समझ रहा है। तो यहाँ का आपका जो बॉन्ड है वो टूट गया, यहाँ पे एज इट इज पहले जैसे 2 बॉन्ड्स बने हैं। अब जैसे इसको पता है कि ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए ये अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेक्स्ट कार्बन पे, एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे दे रहा है। अब नेक्स्ट कार्बन पे दे रहा है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाँ क्लोरीन ने दिया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कार्बन ने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइमल्टेनियस अपोजिट, मतलब देखें एक साथ, ठीक है, अपोजिट फेसेस पे एक बॉन्ड बना हुआ है। ये तो आपको एज इट इज़ बनाना ही है, ठीक है, ये तो वैसे ही वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा अल्टरनेट बॉन्ड, तो इसको छोड़ के यहाँ पे अटैक होगा, तो यहाँ पे अटैक होगा मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कैरेक्टर्स, ठीक है, इस तरीके से कैरेक्टर्स। और ये फिर से मैं उसी तरीके से बना दे रही हूँ, यहाँ तक समझ गया होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग रहती है सिंगल बॉन्ड, पर आइदर जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है इस कार्बन के पास तो ये बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक तो सिंगल रहेगा और एक आधा, मतलब 1.5 का डायपोल मोमेंट वो दिखाता है, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट कैरेक्टर्स वगैरह अपने 11th में पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स दिखाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो शेयरिंग बॉन्ड्स है, जो डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरा रहेगा, फिर ये ब्रेक होगा, ठीक है, इस तरीके से ये घूमते रहता है। तो आप लास्ट में इस तरीके से आप ये पार्शियल डबल बॉन्ड्स के साथ बना सकते हो, ये तो रहेगा ही आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेजोनेंस घूमते हुए दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रोटेट 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 एंड रोटेट होते जा रहा है, रेजोनेंस में रोटेट हो ही रहा है, तो ये आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है ये बॉन्ड डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट रहता है, ठीक है, ये भी मैं आगे बताती हूँ वैसे एक एक पार्ट, ठीक है। ये 169 पाइकोमीटर का डिस्टेंस कैरी करता है, ठीक है, 169 पाइकोमीटर, 169, और अपना जो अल्किल हैलाइड का रहता है वो 177 178 का रहता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्टली वी हैव टू स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका रेजोनेंस किस तरीके से बाइंड होगा। तो रेजोनेंस आपको इस तरीके से याद रखना है, पहला तो कॉमनली बनाना है, यहाँ का ब्रेक हो तो यहाँ बनाना है, ये और ये देखो, अब देखो थोड़ा सा आपको अपोजिट पार्ट्स मिलेगा, ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से है, मतलब ये कुछ इस तरीके से रहेगा तो ये इस तरीके से रहेगा, मतलब आपका डब्लू जैसा बन रहा है ये, ठीक है, उल्टा डब्ल्यू बोल सकते हैं हम, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको कि 2 एरो आपको बनाने, और बीच वाला तो है ही अपोजिट टू ईच अदर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेगा। अब मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको स्पेसिफिकली पढ़ाना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है तो उसी में इंक्लूडिंग पार्ट है। तो यहाँ पे क्लोरीन के हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना के है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के बाद क्लोरीन ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ शेयर कर दिए, ठीक है, फेंक दिए, तो उस वजह से यहाँ के कार्बन के पास,
मतलब ये जो कार्बन रहेगा इसमें 5 बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड, देखो 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड अगर कैरी कर रहा है तो ये कार्बन अगर रहेगा तो डबल बॉन्ड पे अगर बन रहा है तो 5 बॉन्ड हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ का एक बॉन्ड टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने कहा यहाँ का बॉन्ड निकला तो यहाँ बनाना है आपको। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे जंप कर रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ जंप किया तो ये अपोजिट बॉन्ड्स बने। फिर नेक्स्ट इसके एक अल्टरनेट बॉन्ड पे जा रहा है तो अल्टरनेट कार्बन के बाद तो ये इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। ये फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलते जाएगा, इसलिए आप फाइनली भी उस तरीके से एक रेजोनेंस बना सकते हो, ठीक है, एक रेजोनेंस इस तरीके से बना सकते हो। तो ये फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मुझे ये बताना था, क्वेश्चन मेरा ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने अल्किल हैलाइड्स में पढ़ा था वो सिमिलरली हैलोअरेन्स में भी रिएक्ट होता है कि नहीं होता? तो ऑफकोर्स नहीं होता। उसी के 4 रीजंस मैं बता रही हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन जो है वो हैलोअरेन्स बहुत वीकली पार्ट में देगा, ठीक है। वीक पार्ट में देगा मतलब देगा, जरूर देगा, पर इसमें रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इनकी। उसमें हमारी स्पेसिफिक मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती, नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें हम नॉर्मल कंडीशंस मतलब हम टेम्परेचर कंडीशंस बढ़ा देंगे। टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो हो सकता है कि हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। तो मैंने कुछ पार्ट्स लिख दिए, जैसे रेजोनेटिंग इफेक्ट आपको समझ गया होगा, ये आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, ये जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझेगा। इट्स वेरी नेसेसरी कि टू ड्रॉ इट, तो जरूरी है आपको इसको ड्रॉ करना है। तो इसमें दिख रहा है कि वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ हैलोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। अब आपको पता है बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स हमने पढ़े थे 11th में। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स में हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कॉन्जुगेशन में होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड कैरी करता है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड रहेगा ये अल्टरनेट रहेगा, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन। अब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इन स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये देखो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या दिख रहा है आपको इसमें कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गर भी है और शॉर्टर भी है। अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तक की तो समझ में आ जाएगा, आप एक लकड़ी आराम से तोड़ सकते हो, 2 लकड़ी तोड़ने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ में शॉर्टर भी है। जितना छोटा, अगर बहुत छोटी लकड़ी है तो आपके हाथ में ही नहीं आ रही तो तोड़ ही नहीं पाओगे ऑफकोर्स। तो जैसे मैंने कहा कि RX मतलब नॉर्मली अल्किल हैलाइड अगर देखा तो अल्किल हैलाइड का बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उस वजह से आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने की वजह से ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है। पर अगर आपने बेंजीन रिंग मतलब एरिल हैलाइड्स में देखा तो एरिल हैलाइड्स में रिएक्टिविटी थोड़ी सी बेसिकली स्ट्रांग होती है। ये बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से जल्दी नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता, ठीक है, समझ रहा है। देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन क्लोरीन, जैसे मैंने कहा कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रहा है ये 169 पाइकोमीटर का है, ठीक है। वही अल्किल हैलाइड में बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है 177 या 178 पाइकोमीटर का होता है, मतलब ये आपका बॉन्ड डिस्टेंस कम है, उस वजह से इसमें तोड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। हेंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन हैलोअरेन्स। तो कार्बन क्लोरीन में बॉन्ड ही नहीं तोड़ सकते, ठीक है, तोड़ सकते हैं पर स्पेसिफिक बहुत टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उस टाइम पे। तो अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली नहीं दे सकता, ठीक है। ये रीजंस है रेजोनेंस इफेक्ट के, तो ये आपको ज़रूरी है लिखना, समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए, आप लिख ही सकते हो खुद, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर उसने कहा क्वेश्चन पूछा कि व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल इन अल्किल हैलाइड्स, ठीक है, हैलो अल्केन्स में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है बट इट्स नॉट पॉसिबल इन हैलो एरिन्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन है इसके पीछे? तो आपको 4 रीजंस देने हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहले तो बेसिकली देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने के साथ साथ जब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर करता है तो उस कंडीशन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शॉर्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, और शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये डिफिकल्ट होता है तोड़ना, इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स अगर कोई न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, आगे फ्रंट साइड या बैक साइड, जो हमने SN2 SN1 दोनों में देखा था, इन्वर्जन और रिटेंशन, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा आगे से पीछे से कहीं से भी आ रहा है, फ्रंट साइड बैक साइड अटैक दे रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा, ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा वीक न्यूक्लियोफाइल का, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो उसमें आ ही नहीं सकते।
ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल ही निकल नहीं रहा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकते, मतलब ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा, तो उस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एरिन्स में थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती, ईजी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फिर भी बनानी है, फिर भी करनी है, तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि एरोमेटिक रिंग इज ब्लॉक टू द बैक साइड अटैक, तो जैसे मैंने कहा कि कोई रिंग अगर बनी हुई है, ठीक है, तो रिंग में आपको दिख रहा है, ठीक है, रिंग में अगर मैंने रिंग बनाई है तो रिंग में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है, तो बैक साइड अटैक ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका बॉन्ड ही नहीं टूट रहा। तो बॉन्ड नहीं टूट रहा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से यहाँ बना देती हूँ कि जैसे यहाँ पे हेलोबेंजीन हमारा, तो इसमें अगर बैक साइड अटैक अगर ले रहा है कोई अलग अनदर न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें अगर ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, जो मैंने पीछे प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, ये बॉन्ड नहीं टूट रहा, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ऐड नहीं करेगा, उससे मतलब एरोमेटिक रिंग ब्लॉक कर देता है बैक साइड अटैक। सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, हेंस SN2 मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या होगा? तो सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब होता है, अगर समझ लो कि ये एक बेंजीन रिंग किसी हैलोजन के साथ अटैच है। अब सेल्फ आयनाइजेशन मतलब अगर ये हैलोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है, आयनाइजेशन का मतलब खुद आयंस बना रहा है, तो बेंजीन रिंग जो है ये इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? अगर इसने लॉस कर दिया तो पॉजिटिव। पर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर देखा आपने? फिनिल कटान इस तरीके का देखा? नहीं देखा है, तो ये नॉट स्टेबल, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। जबकि हमारे SN2 SN1 मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली SN1 मैकेनिज्म में आपने देखा था कि SN1 मैकेनिज्म ने हमने क्या शो किया कि SN1 मैकेनिज्म में हमने देखा कि 3 कार्बन, ठीक है, CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और साथ साथ में आगे ब्रोमीन या जो भी हैलोजन था वो रिमूव हो रहा था। अब ये जब निकल रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन की स्टेप याद कीजिए, फर्स्ट स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, तो ब्रोमीन जब निकल रहा था तो आपको कुछ इस तरीके से एक प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1 याद आ रहा होगा, तो जिन्होंने पढ़ा उनको याद आ रहा होगा ऑफकोर्स। तो ट्रांजिशन स्टेट 1, तो ये TS1 जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 में आपको दिखा कि ये कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज बनाया, तब जाके जब कोई न्यूक्लियोफाइल आया दूसरा, या तो फ्रंट साइड या तो बैक साइड से, तो वो इजीली ऐड हुआ। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फिनॉल जो है, फिनिल जो है कार्बोकटान, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब सेल्फ आयनाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उस वजह से भी यहाँ पे आपको मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली SN2 मैकेनिज्म तो पॉसिबल है ही नहीं। SN1 मैकेनिज्म के लिए आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझना है, तो मेरा 4 पॉइंट्स थे, मैंने 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। रेजोनेंस इफेक्ट जो पीछे एक्सप्लेन किया गया है, एक तो रहेगा सेल्फ आयनाइजेशन और दूसरा रहेगा स्टेबिलिटी, ठीक है, जो मैंने आगे भी एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा लेंदी पार्ट में है पर आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा लेंदी पार्ट दे दिया, बुक से भी थोड़ा सा लेंदी है, तो जिन एक्चुअली समझने के लिए ज़रूरी है। एक बार समझ गए आप तो आप अपने ओन पॉइंट्स लिख सकते हो। तो हैलो एरिन्स में SN रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा नॉर्मल कंडीशंस पे ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपने कोई क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, ठीक है, एटलीस्ट इसमें टेम्परेचर लेना पड़ता है 667, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है। और क्यों नहीं देता, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एरिन्स क्यों नहीं देता? तो इसके 4 रीजन, जैसे मैंने कहा पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है और रिपल्शन क्या है, तो ये एक एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, सेम थिंग है पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, और आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, पर डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है पर टाइम लगता है, और जितना टाइम लेगा उतना वो रिएक्शंस थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट नहीं रहा तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड नहीं हो सकता, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से आपकी SN रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले भी कहा था, हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था, अगर कार्बन के जो बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं किसी भी अनदर हाइड्रोजन है या और भी कोई कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहे तो इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता, और कार्बन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ये आपको शॉर्टकट तरीका है, जिनका 11th का पार्ट स्किप हो चुका है या जिन्होंने याद नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा तो उनके लिए ये सिंपल फंडा है कि कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बन रहा है, एक ही डबल बॉन्ड, तो sp2, कार्बन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन याद रखना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं अल्किल हैलाइड लूँ तो अल्किल हैलाइड में हमें दिख रहा है कि RX का मतलब होता है, मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो कार्बन CH3
Cl, ठीक है, CH3Cl मतलब कार्बन के साथ सभी सिंगल बॉन्ड्स में है, मतलब ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन है। पर अगर मैं रिंग कंपाउंड्स में लूँ तो रिंग कंपाउंड्स में आपको दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। तो डबल बॉन्ड बन चुका है मतलब यहाँ का जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, सिंगल बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जल्दी नहीं टूटेगा। देखिए मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो जिनको भी समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिख लीजिए अपने ओन पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि इन हैलोहेरिन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वाइल हैलो अल्केन्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। हैलो एरिन मतलब बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वहीं हैलो अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, sp2 एंड sp3। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पार्ट आपको मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे दें, उसी में मैं एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2 हाइब्रिड कार्बन है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, सो न्यूक्लियोफाइल इज नॉट अटैक ऑन कार्बन, हेंस SN रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन हैलो अल्केन्स। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे काफी कम है, डेंसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है, उस वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता। और इजीली अटैक नहीं कर पाएगा तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इजीली ब्रेक हो जाएगा, सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे इजीली ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे इजीली ब्रेक नहीं होता, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड है आपका स्टेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने हैलो अल्केन्स, ठीक है, हैलो अल्केन्स में अगर देखा, हैलो अल्केन्स में मैं अगर रिंग्स निकाल रही हूँ तो R के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और X माइनस हो जाता है। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग ने अगर हैलोजन ब्रेकआउट किया, हैलोजन अपना बाहर निकाल दिया है, ठीक है, हैलोजन बाहर निकाल दिया, तो ऐसा फिनिल रिंग स्टेबल नहीं होता। कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल इन एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शन में इस तरीके से आपको स्पेसिफिकली एरोमेटिक रिंग पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज कभी देखने नहीं मिलता, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं मिलता, ठीक है, उस वजह से SN रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका रिपल्शन। रिपल्शन क्या है? रिपल्शन एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल और हैलोएरिन में रिपल्शन। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि हैलोजन जो बॉन्ड्स बना हुआ है, ठीक है, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो आइदर डबल बॉन्ड से बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, मतलब स्पेसिफिकली क्या है कि इसके पास उसके ओन इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो भी इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रॉन रिच हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, तो इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इसका मतलब होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत सारे हैं, और साथ साथ में ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव मतलब इनके बीच में ऑफकोर्स रिपल्शन होगा, ये समझ रहा है। अगर इलेक्ट्रोफाइल होता तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होगा आपका कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब क्या है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पर इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, उस वजह से इसको न्यूक्लियोफाइल ही कहा जाएगा। तो आपका बेंजीन रिंग मतलब जो हैलोएरिन है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक कर रहा है, तो दोनों का अगर अटैचमेंट हो रहा है तो इसमें स्पेसिफिकली रिपल्शन ही पॉसिबल होगा। तो जैसे एरोमेटिक रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द रिंग इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, सो द रिपल्शन इज ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से रिपल्शन होगा, इसलिए जो SN रिएक्शन है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 रीजंस आपको याद रखने हैं। अगर यहाँ पे मेरा पार्ट अगर लेंदी लग रहा होगा तो मैंने शॉर्टकट तरीका भी निकाला जो मैं आपको शॉर्ट लिस्टेड में बता देती हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना है, पर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे मैंने आपको कहा भी कि मैं शॉर्टकट तरीका देती हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन मिला था एक मुझे, ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका कॉम्पिटिटिव में भी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आ गया था इस तरीके से कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है, तो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलोएरिन्स, तो कैसे तरीके से हैलोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है, तो नेचर किस तरीके से रहेगा, तो इसमें आपको वो जज करना है। तो मैंने कंपेरिजन में दिया है कि नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलोएरिन्स और कंपेरिजन ऑफ अल्किल हैलाइड, तो हैलोएरिन्स में किस तरीके से रहेगा और अल्किल हैलाइड्स मतलब हैलो अल्केन्स में किस तरीके से रहेगा, ठीक है, हैलो अल्केन्स में। तो हैलोएरिन्स में देखो रिंग कंपाउंड्स, हैलो अल्केन्स आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पर यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड ही है,
यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बॉन्ड डिस्टेंस जो हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन का 169 है, ठीक है। यहाँ का बॉन्ड डिस्टेंस जो 178, जो मैंने आपको 3-4 पेजेस में पीछे जो समरी लिख के दी थी उसका ये आपको बोल सकते हैं कि शॉर्टकट तरीका है। अगर आप एग्जाम पॉइंट पे, ठीक है, एग्जाम टाइम पे इतना सारा याद नहीं होता हमें या नहीं पढ़ पाते, हम रिविजन नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे आप ये पेज का भी प्रिंट अगर पढ़ ले तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली 4 पॉइंट्स कवर करने, तो ये 4 पॉइंट्स इसमें आ गए हैं। तो जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्ले करता है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर प्ले करता है। यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस आपका 169 पाइकोमीटर का है, यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस 178 पाइकोमीटर का है। ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड है द अल्किल हैलाइड हैज डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड लेस रिएक्टिव एसिड रिएक्शन। ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड है, मैंने जैसे कहा इसमें 169 पाइकोमीटर है, शॉर्ट बॉन्ड होने की वजह से इजीली ब्रेक नहीं होगा। वही यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉन्ड 178 पाइकोमीटर का, मतलब ये इजीली ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये भी बताया मैंने कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आपका डबल बॉन्ड प्ले हो रहा है तो वो आपका sp2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए sp3। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन हैलोएरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ का जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस वजह से लेस टेंडेंसी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन्स की क्लोरीन के साथ, तो इसकी टेंडेंसी कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करेगा। तो मतलब ये अगर कार्बन और हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसने अच्छे से हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है तो इसको छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं मतलब ब्रेक नहीं होगा। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा ना, मैं फिर से वही एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता। तो जब कोई पुराना इंसान किसी प्लेसमेंट से निकलेगा, किसी कंपनी से निकलेगा, तभी नई इंक्वायरी से नई जगह खाली होगी, ठीक है, वो पुरानी जगह खाली होगी तभी नए लोग आएंगे ना। तो यहाँ पे अगर पुराना इंसान जगह छोड़ ही नहीं रहा तो नया इंसान आके करेगा क्या। तो यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि उस वजह से नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल उस पर ऐड नहीं हो पाता और उस वजह से ये लेस पोलैरिटी शो करता है। लेस पोलर है ऑफकोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ही कैरी नहीं हो रहा, उस वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहीं अगर यहाँ पे देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। इट इज लेस पोलर, ठीक है, और ये मोर पोलर है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड अच्छे से आपको मिलेगा देखने के लिए। फिनिल कटान इज नॉट स्टेबल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ लिख भी दिया है, मेंशनिंग भी किया है कि फिनॉल रिंग जो है अगर उसमें हाइड्रोजन से अगर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज करता है, पर ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, बहुत कम कंडीशंस में आपको इस तरीके से देखने मिलेगा। और यहाँ पे तो आपको पता है ये स्टेबल करना है नहीं, ये हमने कहाँ देखा था, SN1 रिएक्शन में, याद होगा तो SN1 रिएक्शन में हमने ये पार्ट देखा था। तो आपको चारों पार्ट्स आपके इसमें आ गए। एक तो पहला तो है रेजोनेंस, रेजोनेंस में आपको डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। फिर बॉन्ड डिस्टेंस मेंशन करना है, बॉन्ड डिस्टेंस छोटा होने की वजह से ये डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना, उस वजह से SN रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जो होता है ज़्यादा है, उस वजह से कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, और नहीं छोड़ेगा मतलब नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, आर यू गेटिंग। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, पर स्पेसिफिक कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में ये नहीं हो सकती, पर अगर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोवाइड किया है तो क्रिटिकल टेम्परेचर में आइदर और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि ये आपका ये जो हमने अभी पढ़ा 2-3 पेजेस, तो उसका ये सारांश बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं। तो ये भी अगर आपने पढ़ लिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अपने ऑन पॉइंट्स में ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने दोनों कंपैरिजन में दिया है, क्योंकि कंपैरिजन में एक बार 2 बार क्वेश्चंस आ चुके थे, ये आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछा गया था और जनरलाइज बोर्ड में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, अब जैसे मैंने कहा कि कुछ रिएक्शंस कर सकता है, तो कुछ रिएक्शंस कर सकता है, तो उसमें कौन से रिएक्शंस है, तो जैसे मैंने कहा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन, अब मुझे क्वेश्चनिंग्स भी की गई थी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन ही क्यों, क्या रीज़न है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में ही हमारे ग्रुप्स ऐड होते हैं, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं, क्योंकि हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसका वही रीज़न जाता है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको दिख ही रहा है आपका रेजोनेंस जो होता है वो अल्टरनेट बॉन्ड्स पे होता है, एक तो ये पोजीशन पे, एक तो ये पोजीशन पे, एक तो ये पोजीशन पे। मैं फिर से बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि रेजोनेंस आपका जो बन रहा है, रेजोनेंस अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो जैसे क्लोरीन ने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे दिए थे, तो एक तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना था, एक तो यहाँ पे बना था, एक तो यहाँ पे बना था, तो एक तो मैं अगर जज करूँ तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई आपकी,
ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, अगर इसके सराउंडिंग में जज करूँ तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो आपको दिख रहा है कि मेटा पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन पे कोई भी बॉन्ड्स नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस वहाँ पे कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस कैपेबल नहीं है, उस वजह से आपके जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे एक तो ऑर्थो या पैरा, ये आपके मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स में जाएगा जो आगे है, तो ऑर्थो और पैरा। मेटा पोजीशंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मुझे कमेंट्स में क्वेश्चनिंग थी कि मेटा पोजीशन क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। ठीक है, रेजोनेंस में आपको दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, उस वजह से मेटा पोजीशन पे नहीं होंगे, उस वजह से मेटा प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हमने कोई ग्रुप एक्टिवेट करे, हैलोएरिन्स में हमें फिर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना ही है, जैसे मैंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर पर आप ये रिएक्शन करा सकते हो। तो अगर हैलोएरिन्स में आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पे रिएक्शंस करी तो सब्स्टिट्यूशन विल इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो जैसे हमने कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो जैसे ये वाला प्रोडक्ट आपका, ये वाला रिएक्टेंट है, ठीक है, इसको कहा गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बड़ा नाम है, देखो कैसे नाम रखा गया इसका, तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जैसे मैंने अगर इसको स्किप कर दिया, ये अगर इसको भूल जाओ, तो इसको अगर भूल गए हम तो इसको कहा जाएगा नाइट्रो, पर मेन हमारा स्ट्रक्चर क्या है, तो ये मेन स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोबेंजीन का। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने कहा था ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई, ये पैरा पोजीशन हो गई। तो पैरा पोजीशन पे कौन लगा हमारा NO2, और NO2 को क्या कहा जाता है, नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रो और क्लोरोबेंजीन तो हमारा सरनेम है ही। समझ में आ रहा है? मैं IUPAC नेम भी आपको पढ़ा दे रही हूँ साइमल्टेनियसली, तो आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NOH के साथ हीट कर रहा है 433 केल्विन पे, तो इसमें आपको दिख रहा है कि NO2 जो है एज इट इज है, बट हमारा जो OH है वो OH वहाँ लगेगा, और NaCl इज द बेस्ट प्रोडक्ट है, तो पता ही आपको NaCl हमारा बाहर निकल रहा है, तो OH जो है यहाँ पे बेंजीन रिंग पे लगा और Cl Na के साथ बाहर निकला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम तो वही होगा, पैरा नाइट्रो तो है ही हमारा, पर बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप लगा तो उसको कहा जाता है फिनॉल। ठीक है, बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप लगा तो उसको कहा जाता है फिनॉल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल वगैरह, तो उसमें हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इस पे पोजीशंस दी हैं, ठीक है, IUPAC नेम पे पोजीशंस, यहाँ पे एक ही था इसलिए मुझे डायरेक्टली ऑर्थोमेटा पैरा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर अगर हमारे दो से ज़्यादा रिएजेंट्स, ठीक है, दो से ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं तो उसमें हम ऑर्थोमेटा पैरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हमें पोजीशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फिर से मैं अगर देखूँ तो ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ थर्ड, दिस इज अ फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ, ठीक है, 2 and 4 पे हमारा क्या लगा है, नाइट्रो, पर कितने नाइट्रो है हमारे, 2। अगर आप 2,4 सिर्फ नाइट्रो लिखोगे तो नाइट्रो मतलब आपका एक ही नाइट्रो इन्वॉल्व होगा, पर आपको क्या लिखना है, 2 नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो, और क्लोरोबेंजीन तो सरनेम है ही। इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज दिस, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तो ये हमारा वॉशिंग सोडा है Na2CO3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फिर से क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो रहा है OH के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉसिबल है आपका, मतलब नॉट इम्पॉसिबल एग्जैक्टली, पर आपको बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिखने पड़ते, बाय प्रोडक्ट्स मेंशनिंग की जरूरत नहीं है, तो NO2 लिख दिया, आपको अगर बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, पर यहाँ पे आपके ट्वाइस मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो एक NaCl वगैरह जो भी निकलेगा और आपका OH ग्रुप यहाँ पे बाइंड अप हो रहा है, ठीक है, तो ये बन रहा है आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल के बाद आपका कुछ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।